थाईलैंड आहिस्ता आहिस्ता कंबोडिया के अंदर एक हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है फॉर जो कि एक सीक्रेट कॉल थी उसको लीक क्यों किया, और यहीं से उनके जो हार्डेस्ट क्रिटिक्स हैं वो इसको देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीजन। ये एक जंगबंदी तो हो सकती है लेकिन पूरी तौर के ऊपर अमन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से जब 2025 की तारीख पड़ी जा रही होगी तो इसको बआसानी हम टाइटल दे सकते हैं द ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इस साल के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हुए। अब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रशिया और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है, साथ ही साथ इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई भी चल रही है। यमन के हुत्सीज भी कूद जाते हैं या फिर लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह भी कूद जाता है। फिर रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होना, वो खत्म होता है तो ईरान और इसराइल का मसला स्टार्ट हो जाता है और इसराइल की हेल्प करने के लिए अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। जहां तक इसराइल और ईरान की जंग या पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म होती है, इस हफ्ते के आगाज में ही कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है इसके अंदर बहुत से हिडन डिस्प्यूट्स हैं जो कि ना हमें पढ़ाए जाते हैं और ना कि हमें उनको पता होता है। इस चैनल को बनाने का मकसद ही यही था कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी ट्रेडिशनल मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता वो हम आपको पहुंचाएं, और इसी वजह से आज की वीडियो थाईलैंड और कंबोडिया के नाम। टेक्निकली अगर देखा जाए तो थाईलैंड एक वेस्टर्न एलाय है, ये वेस्टर्नाइज्ड भी ही है और एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, जबकि कंबोडिया जो है वो एक लेफ्ट ओवर है फ्रेंच कॉलोनियलिज्म का। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो हमें पता लगता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है इसमें बहुत सी टेंशन्स मौजूद थी। 1979 के अंदर कुछ मेजर चेंजेस इस वक्त रीजन के अंदर चल रहे होते हैं। उस वक्त अमेरिका वियतनाम को इन्वेड कर रहा होता है और एक अपनी पपेट गवर्नमेंट लाके बिठा चुका होता है। जो वियतनामीज गवर्नमेंट होती है वो कंबोडिया के अंदर इन्वेड करती है और उनकी कंबोडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है। ये इस रीजन में अमन तो नहीं लेकर आता लेकिन आगे आने वाली मजीद झड़पों को दावत जरूर दे देता है। थाईलैंड ने उस जमाने में अपने बॉर्डर्स खोल दिए और जितने भी कंबोडियन रेफ्यूजीज थे उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। थाईलैंड जो कि उस वक्त कंबोडियन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा होता है, जो कि एक वियतनामीज बैक्ड गवर्नमेंट जो कि कंबोडिया में उस वक्त आई हुई होती है उसकी हेल्प कर रहा होता है। यही जो रेबल्स का ग्रुप होता है इनके ऊपर इल्जाम लगता है फॉर जेनोसाइड जो कि कंबोडिया की अंदर वो करते हैं, और कुछ वक्त के अंदर ये जो रेबल्स होते हैं ये वियतनामीज बैक्ड कंबोडियन गवर्नमेंट को भगाने में या उनको डिफीट करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे और मजीद जो सूरत हाल होती है वो गमगीर हो जाती है। होता इस तरीके से है, जो थाईलैंड होता है जो कि नई गवर्नमेंट आती है कंबोडिया के अंदर उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता और यहाँ पे जो टसल पावर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रीजन बन जाता है। इस रीजन का नाम दिया जाता है एमरल्ड ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ये बनता है थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के बॉर्डर के ऊपर, जहां पर एक फुल रेबल वॉर चल रही होती है। यहीं पर ही हिडन कैमर कैंप्स भी होते हैं और जो ड्रग डीलिंग है वो अपने अरूज के ऊपर होती है। बहुत से जंगलात की वजह से यहाँ की जो सिचुएशन होती है वो कंट्रोल में नहीं आ सक रही होती। अब ये जो वायलेंस है ये 1980s से अब 1990s के अंदर दाखिल हो जाता है। 1991 के अंदर तक चीजें काफी गंभीर रहती हैं, लेकिन फिर आता है पेरिस अकॉर्ड एग्रीमेंट, जिसके अंदर नई कंबोडियन गवर्नमेंट को थाईलैंड एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी जो ट्रेड डील्स होती हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रीजन के अंदर ही सॉल्व करने का इरादा किया जाता है। और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों अपने रिलेशंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों ममालिक एसीन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से रीजनल कंट्रीज आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। थाईलैंड आहिस्ता आहिस्ता कंबोडिया के अंदर एक हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है फॉर बिजनेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2024 तक थाईलैंड कंबोडिया का 6th बिगेस्ट इन्वेस्टर बन जाता है। और देखते ही देखते जो थाई टूरिस्ट होते हैं वो कंबोडिया में टूरिज्म भी आना स्टार्ट कर देते हैं, और 2024 के पहले 7 महीने के अंदर ही ये जो दो कंट्रीज हैं आपस में $2.4 बिलियन की ट्रेड कर रही होते हैं।
और बाय द एंड ऑफ द ईयर ये जो अमाउंट होती है वो 4 बिलियन तक पहुंच जाती है। और यहाँ पे लग रहा था कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन 2025 में चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एग्री नहीं करते कि ये जो रीसेंट झड़पें हैं स्टार्ट किस तरह हुई, लेकिन इस बात पर ज़रूर इत्तेफाक करती हैं कि ये झड़पें स्टार्ट हुई और जो दूसरी साइड है उसी ने की है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट होता है नियर एक हिंदू टेम्पल। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बताना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है कि जो कंबोडिया और थाईलैंड दोनों एक बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन ये जो झड़प है ये जो स्टार्ट हुई है ये स्टार्ट होती है एक हिंदू टेम्पल के ऊपर जो कि थाई कंबोडियन बॉर्डर के ऊपर लाई कर। अगर हम ऑफिशियल थाई स्टेटमेंट्स देखें तो वो कहते हैं कि उनकी फोर्सेस ने एक कंबोडियन सिविलियंस ड्रोन की आवाज़ सुनी और फिर आते हैं 6 कंबोडियन सोल्जर्स आर्म्ड। थाई ऑफिशियल्स कहते हैं कि उन्होंने उनको वार्निंग शाउट्स दी, लेकिन कंबोडियन सोल्जर्स ने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया और फिर उनके ऊपर किए रॉकेट लॉन्चर से भी हमले। जो कंबोडियन ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। थाई फोर्सेस यहाँ पर एग्रेसर्स हैं और उन्होंने यहाँ पर बॉल्ड वायर्स लगा दी और वो थे जिन्होंने ड्रोन लॉन्च किए और सबसे पहले फायरिंग स्टार्ट की। अभी तक हमें नहीं पता इन दोनों में से जो मौक़िफ़ है वो कौन सा एक्यूरेट है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कुछ टाइम के अंदर ही ये जो झड़पें थी ये एक फुल स्केल वॉर तक बढ़ सकती हैं। ये तो अभी तक वेरीफाई नहीं हो सका कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, लेकिन ये ज़रूर सच है दोनों तरफ लड़ाइयाँ शुरू हो गई और लोग मरना स्टार्ट हो गए। अगर एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि एक बहुत अरसे से चलता आ रहा है। लेकिन इस तरह की झड़पें माजी में भी बहुत दफ़ा हमने देखी हैं, लेकिन इस इवेंट में जो चीज़ सबसे मुख्तलिफ थी वो थी द कंट्रोवर्शियल फ़ोन कॉल। पहले हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर फ़ोन कॉल के ऊपर हम बाद में आते हैं। अगर हम कंबोडिया और थाईलैंड को मैप के ऊपर देखें तो हमें नजर आता है कि एक लाइन उनको सेपरेट कर रही है और ये रिप्रेजेंट करती है 817 किलोमीटर लॉन्ग शेयर्ड बॉर्डर को। लेकिन चीजें इतनी साफ नहीं जितनी हमें नजर आ रही हैं। और आपको समझाने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो टेम्पल है इस साइड पे ये वो साइड है जहाँ पे मोस्ट रिसेंट फाइट्स हुई हैं, जो कि वाज़ेह तौर के ऊपर कंबोडियन साइड के ऊपर है। अगर हम इन मैप्स की जड़ों तक जाएं तो हमें पता लगता है कि इन अर्ली 90s जो कि उस वक्त कंबोडिया एक फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंदर था, वो इस बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है। थाईलैंड कहता है कि जो मैप्स हैं ये इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट हैं। अब तकरीबन 60 साल पहले ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश की बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, जिसका फैसला हुआ ये और इस जैसे और टेम्पल्स कंबोडियन रूल के अंदर दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो थाईलैंड है वो ICJ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मतलब उनकी अथॉरिटी को ही नहीं रिकॉग्नाइज करता। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने जब रिसेंटली रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि थाईलैंड इज फुली प्रिपेयर्ड टू डील विद बॉर्डर इश्यूज ऑन ऑल फ्रंट्स, लीगली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली। इस तरह की छोटी झड़पें थाईलैंड और कंबोडिया के लिए एक रूटीन की चीज़ है, लेकिन इस इवेंट को और इस कॉन्फ्लिक्ट को बाकी कॉन्फ्लिक्ट से जो मुख्तलिफ बनाती है वो मुख्तलिफ बनाती है 17 मिनट 6 सेकंड की एक फ़ोन कॉल। मिड जून के अंदर जब बॉर्डर टेंशंस अपने अरूज के ऊपर होती हैं बिटवीन द थाई एंड द कंबोडियन बॉर्डर्स, उस वक्त की थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पिंगटन हन शिनवाट कोशिश करती है एक डिप्लोमेटिक रूट लिया जाए, जो कि एक प्राइवेट और बैक चैनल फोन कॉल रहनी चाहिए थी टू हुन सिंह, जो कि कंबोडिया का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और आजकल प्रेसिडेंट है उनकी सेनेट का, मतलब कि वो पावरफुल और एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कंबोडिया के अंदर। अब आगे जाने से पहले आप लोगों को बात बतानी काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो प्राइवेट फ़ोन कॉल है ये लीक की जाती है हन सिंह हिमसेल्फ या उनके लोगों की तरफ से। उनके अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर इसको पोस्ट कर दिया जाता है। บอกว่าให้ท่านฮุนเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चीज़ों को वाजे कर दिया जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पे जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है वो एक फॉर्मर कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर को कह रही है
कि प्लीज सिंपैथी हासिल करें अपनी नीस के लिए, मतलब अपनी भांजी के लिए। वो अपने आप को उनकी भांजी कह रही है। अब देखा जाए तो कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है इनका, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स जरूर हैं। शिनवार्ड फैमिली के हमेशा से हुन सिंह के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पे इन रिस्पेक्ट और इन अफेक्शन वो उनको कहती है कि अपनी भांजी के लिए आप कोई सिंपैथी रखें। मेरे ख्याल से आपके लिए ये मोमेंट काफी सरप्राइजिंग हो, जबकि दोनों मुल्क की फौजें और सोल्जर्स आपस में मुकाबला कर रही हैं। अब ये जो अगली क्लिप मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसमें आप देखेंगे जो शिनवार्ड है वो बार बार अपनी जो रिस्पेक्ट है और जो इंडोर्समेंट है फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट करी जा रही है। और यहीं से उनके जो हार्डेस्ट क्रिटिक्स हैं वो इसको देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीजन। ไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาค2เนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลย यहाँ पे दोबारा हुन सिंह को अंकल कहा जा रहा है और ओपनली अपने आर्मी कमांडर को वो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि वो गलत काम कर रहा है और वो जो बंदा है जो आर्मी कमांडर है वो ऑपोजिशन से है, ये ऑपोजिट साइड का है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर शिनवार्ड से एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मिस्टेक हो जाती है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब होगा कि किस तरीके से थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंबोडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही है, लेकिन आपको फिर से याद कराता चलूँ कि इनके बहुत अच्छे फैमिली टाइज हैं एक दूसरे के साथ। थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने जब अपने सिटीजन्स को इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये एक उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स थी जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया। ที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกิน 100% เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ लेकिन जो जनरल पब्लिक थी उसने इस टैक्टिक को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से वो बताना चाह रही थी। ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर शिनवार्ड। अब हमें उनकी नीयत का तो अंदाज़ा नहीं कि वो फ़ोन कॉल क्यों की गई थी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था उनकी गवर्नमेंट के लिए और उनकी पार्टी प्यूथाई के लिए। और लीग के कुछ टाइम बाद ही जो उनकी सबसे बड़ी एलाई थी बुन जॉय थाई पार्टी वो कोलिशन को छोड़ देती है और यहाँ से डिपार्चर होता है ऑफ देयर 69 MPs, जिसके बाद हुकूमत के पास एक स्लिम मेजॉरिटी रह जाती है ऑफ 255 इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। शिनवार्ड खुद पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है फॉर पॉसिबल एथिक्स वायलेशंस और अल्टीमेटली उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। Thailand's Prime Minister Paetongtarn Shinawatra has been suspended from her position by the country's constitutional court. और अभी तक ये अनक्लियर है कि कंबोडिया की हुन सिंह ने ये कदम क्यों उठाया कि ये जो कि एक सीक्रेट कॉल थी उसको लीक क्यों किया। लेकिन यहाँ पे थाईलैंड के अंदर एक क्लियरली लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया, जहाँ पे किसी हद तक इस क्राइसिस को पूरा करने के लिए एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तो आ गया है। To Thailand next, where former Defence Minister Phumtham Wechayachai has just been confirmed as the country's third premier in under a week. और 2 महीने बाद बढ़ते हुए बॉर्डर पॉल्यूशन, सिविलियंस डिस्प्लेसमेंट्स और पॉलिटिकल केओस के ऊपर एक छोटा सा पॉज जरूर लगा है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने पर्सनली खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड के दरमियान बैठकर ये सीज़फायर करवाया। Have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. अब इस सीज़फायर के मुताबिक जो दोनों नेशंस हैं उसने एग्री की है टू एन इमीडिएट अनकंडीशनल सीज़फायर, जिसका मतलब है इसके बाद कोई भी आर्टिलरी शेल फायर नहीं होगा, कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं होगी और कोई भी ट्रुप एडवांसमेंट नहीं होगी और फौरी तौर के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज और ऑब्जर्वर्स को बॉर्डर एरियाज की तरफ भेजा जाएगा। सीज फायर तो हो गया है लेकिन ट्रस्ट इश्यूज अभी भी बरकरार हैं। कोई फॉर्मली एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ टू सॉल्व दिस बॉर्डर डिस्प्यूट्स, लेकिन एक बातचीत जरूर स्टार्ट हो गई है। अमन जो है वो गोलियां ना चलने से नहीं आता, बल्कि डिमांड करता है क्लियरिफाइंग द बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्टिंग द शेयर हेरिटेज, ताकि ये जो जंगलात हैं और ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे लोग बगैर किसी डर से आ सकें।
ये एक जंगबंदी तो हो सकती है, लेकिन पूरी तौर के ऊपर अमन नहीं। खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।